आज जब हम मिडल ईस्ट को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई फ्यूचर की कंट्रीज देख रहे हैं। दुबई और सऊदी अरब की लग्जरी कार्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और 7 स्टार होटल्स। कतर जहां पर पहले रेगिस्तान हुआ करता था, आज वो ग्लोबल वेल्थ का सेंटर बना हुआ है। मिडल ईस्ट में सिर्फ 100 साल पहले कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ रेगिस्तान होता था और यहाँ के लोगों के लिए जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल होता था। ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ना हाईवेज, सिर्फ रेतली जमीन होती थी। फिर जमीन के नीचे से एक ऐसी चीज निकली जिसने ना सिर्फ मिडल ईस्ट को बदल दिया बल्कि पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया। एक स्याह लिक्विड यानी पेट्रोल, जिसको बाद में दुनिया ने ब्लैक गोल्ड का नाम दिया क्योंकि इसकी वैल्यू भी सोने की तरह हुआ करती थी। ये सिर्फ एक रिसोर्स नहीं था बल्कि पावर का नया सोर्स था जिसने पूरी दुनिया की डेस्टिनी ही चेंज कर दी। जिस कंट्री के पास ये चीज आई वो रातों रात ग्लोबल इंपोर्टेंस में आना शुरू हो गया और जो कंट्रीज पहले सिर्फ रेगिस्तान हुआ करती थी वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की अमीर तरीन कंट्रीज बनना शुरू हो गईं। ऑयल ने सिर्फ मिडल ईस्ट को चेंज नहीं किया बल्कि पूरी ग्लोबल सिविलाइजेशन को ही चेंज कर दिया, उसकी स्पीड बढ़ा दी। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, वॉर्स, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, ये सारा कुछ इस चीज पे डिपेंडेंट हो गया। दुनिया का सारा मॉडर्न सिस्टम इसी फ्यूल के अराउंड बिल्ड होने लगा और इसके बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं था। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ मिडल ईस्ट को नहीं बदला बल्कि पूरी दुनिया को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि कैसे सूखी और खाली जमीन इतनी ज्यादा पावरफुल बन गई और इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे असल चीज क्या थी जिसने इस रेगिस्तान को पूरी दुनिया का इकोनॉमिक सेंटर बना दिया। इसका जवाब समझने से पहले हमें उसी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा जहां पे ऑयल बिल्कुल भी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ऑयल से पहले की दुनिया आज की दुनिया से काफी डिफरेंट थी, जहां पर एनर्जी स्कार्सिटी काफी ज्यादा मुश्किल थी। ऑयल से पहले दुनिया एनर्जी के बेसिक और लिमिटेड सोर्स पे चलती थी। लोग अपनी जिंदगी की ज्यादातर एनर्जी की जरूरियात लकड़ी से पूरी किया करते थे, लकड़ियों को जलाकर खाना बनाते थे। उसके अलावा कोयला सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी था, लेकिन इसको निकालना और ट्रांसपोर्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल और स्लो होता था। स्टीम इंजन्स ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट की, लेकिन ये मशीन्स काफी हैवी होती थी, मेंटेनेंस पे काफी ज्यादा खर्चा आ जाता था और मेंटेनेंस काफी मुश्किल होती थी। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम स्लो था, शिप्स और ट्रेन भी लिमिटेड स्पीड पे काम करते थे। शहरों में फैक्ट्रीज हुआ करती थी, लेकिन उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी एनर्जी शॉर्टेज की वजह से काफी ज्यादा कम हो जाती थी और मुश्किल हो जाया करती थी। हर चीज मैनुअल लेबर पर डिपेंड करती थी, जहां पर इंसान और जानवर मिलकर ट्रांसपोर्टेशन चलाते थे। कोयले की वजह से पोल्यूशन भी हुआ करता था, क्योंकि कोयले के जलने की वजह से काफी ज्यादा धुआं फैल जाता था और जिसकी वजह से काफी बीमारियां भी फैलती थी। लैंप्स को जलाने के लिए वेल ऑयल इस्तेमाल होता था। वेल ऑयल वेल मछली की चर्बी से हासिल होता था, लेकिन इसको निकालना और इसकी जो डिमांड होती थी वो पूरी करना काफी ज्यादा मुश्किल प्रोसेस होता था। एनर्जी क्राइसिस काफी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि दुनिया के पास कोई एफिशिएंट और स्केलेबल फ्यूल का कुछ सोर्स नहीं हुआ करता था। उसके बाद रोशनी के लिए केरोसिन लैंप यूज होने लगे, जो वेल ऑयल से तो बेहतर थे, लेकिन अब भी टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी। हर इन्वेंशन लिमिटेड एनर्जी सोर्स पर आकर रुक जाती थी, क्योंकि इन्वेंशन तो हो जाती थी लेकिन एनर्जी का सोर्स कोई भी चीप नहीं था और इजीली स्केलेबल भी नहीं था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने डिमांड तो बढ़ाई, लेकिन सप्लाई को पूरी करने के लिए अभी भी उनके पास एनर्जी का कोई एफिशिएंट सोर्स नहीं था। सिटीज एक्सपैंड हो रही थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी की शॉर्टेज की वजह से उतनी ज्यादा स्पीड से नहीं बन पा रहा था। साइंस और इंजीनियरिंग प्रोग्रेस हो रही थी, लेकिन रियल ब्रेक थ्रू तभी पॉसिबल था जब फ्यूल का कोई एफिशिएंट सोर्स मिल सके। इसी टाइम पर दुनिया के कई हिस्सों में ऑयल ड्रिलिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए, जो कि बाद में फ्यूचर को चेंज करने वाले थे। एडविन ड्रेक ने अमेरिका में पहली बार ऑयल का पहला कुआं बनाया, जो कि हिस्ट्री का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ऑयल इनिशियली तो इतना ज्यादा वैल्यूएबल समझा नहीं जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को इसकी असल अहमियत समझ आना शुरू हुई। शुरू में तो ऑयल इंडस्ट्री स्लोली ग्रो कर रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये चीज दुनिया को बदल कर रख देगी। और यहीं से एक नया एरा स्टार्ट होता है, जहां पर एनर्जी का पहला सोर्स टूटना शुरू हो जाता है और दुनिया एक नई चीज की तरफ
नई एनर्जी सोर्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। शुरू में ऑयल को सिर्फ लाइटिंग और बेसिक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, इसको ग्लोबल पावर नहीं समझा जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रियल मशीन्स को और भी ज्यादा पावरफुल फ्यूल की जरूरत महसूस होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से ऑयल की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई। अर्ली टू मिड 90s में सऊदी अरेबिया में ऑयल के रिजर्व डिस्कवर होते हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया का एनर्जी मैप चेंज होने लगता है। वेस्टर्न कंपनीज और गवर्नमेंट्स यहाँ पर एंटर होती हैं क्योंकि उनको पता था कि आने वाला दौर ऑयल का है। यहाँ पर ऑयल एक लोकल रिसोर्स नहीं रहता, बल्कि ग्लोबल पावर का सोर्स बन जाता है। हर कोई चाहता है कि ऑयल उसके कंट्रोल में हो, क्योंकि जिसके कंट्रोल में ऑयल होगा दुनिया उसकी होगी। अब मिडल ईस्ट सिर्फ एक डेजर्ट रीजन नहीं रहता, बल्कि वर्ल्ड एनर्जी सप्लाई का हब बन जाता है। अरामको जैसी कंपनीज और फॉरेन पार्टनरशिप्स इस रीजन को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर देती हैं। जैसे जैसे ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ती है, वैसे वैसे इंडस्ट्रियल मशीन्स, कार्स, सारी चीजें इसी फ्यूल पर डिपेंड होने लग जाती हैं। ऑयल सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रहता, बल्कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की बैकबोन बन जाती है। सिटीज एक्सपैंड करती हैं, इकोनॉमीज बूम करती हैं और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आहिस्ता आहिस्ता अमीर बनना शुरू हो जाती हैं। मिडल ईस्ट के डेजर्ट, जहां पर पहले सिर्फ ट्रेड और सर्वाइवल था, अब आहिस्ता आहिस्ता वो ग्लोबल पावर और वेल्थ के हब बन जाते हैं। लेकिन इसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक नया कन्फ्लिक्ट भी पैदा होता है, एक्सेस और कंट्रोल का। अब ऑयल सिर्फ एक एनर्जी नहीं रहता, बल्कि पावर, पॉलिटिक्स और सर्वाइवल का वेपन बन जाता है। जिसके पास ऑयल होता है, दुनिया में उसकी अहमियत बढ़ जाती है, दुनिया उसकी बात सुनती है। इसी स्टेज पर दुनिया समझती है कि ऑयल सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सेंटर है। और यहीं से स्टार्ट होती हैं ऑयल वार्स और ग्लोबल पावर स्ट्रगल्स। क्योंकि अब क्वेश्चन ये नहीं रहा कि ऑयल क्या है, अब क्वेश्चन ये है कि ऑयल को कंट्रोल कौन करेगा। जब ऑयल ग्लोबल पावर का कंसेप्ट बदलता है, तो उसका सबसे पहले इम्पैक्ट मिडल ईस्ट पर पड़ता है। सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई और बाकी गल्फ कंट्रीज अब दुनिया की नजर में आना शुरू हो जाती हैं अपने ऑयल रिजर्व की वजह से। अब ये सिर्फ डेजर्ट रीजन्स नहीं रहे थे, बल्कि ऑयल की सप्लाई के इंपॉर्टेंट कंट्रीज बन चुके थे। वेस्टर्न ऑयल कंपनीज यहाँ पर तेजी से ऑपरेशन स्टार्ट करती हैं, जिनके थ्रू यहाँ इस रीजन में एक्सट्रैक्शन और एक्सपोर्ट स्टार्ट होती है। इस पार्टनरशिप ने मिडल ईस्ट को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ टाइटली कनेक्ट कर दिया था। सऊदी अरेबिया में अरामको का फॉर्मेशन इस न्यू एरा का सिंबल बन जाता है, जहां पर ऑयल प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज होती है। ऑयल रेवेन्यू की वजह से ये कंट्रीज बहुत ही तेजी से अमीर होना शुरू हो जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटीज डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। दुबई और अबू धाबी में अर्बन प्लानिंग स्टार्ट होती है, जो कि ऑयल की वेल्थ से फ्यूल हो रही होती है। हाईवेज, एयरपोर्ट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और 7 स्टार होटल्स इस रीजन को फ्यूचरिस्टिक बना देते हैं। सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होती, बल्कि स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी भी बन जाती है, जहां पर इकोनॉमीज का कोर रेवेन्यू ऑयल बन जाता है। फिर ओपेक की फॉर्मेशन होती है, जिसकी बदौलत हर कंट्री, हर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री डिसाइड करती है कि वो कितना ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगी और उसकी प्राइसिंग क्या सेट करेगी। ऐसे मिडल ईस्ट सिर्फ सप्लायर नहीं रहता, बल्कि ऑयल की सप्लाई को और उसकी प्राइसिंग को कंट्रोल करने वाला रीजन भी बन जाता है। ऑयल एक्सपोर्ट के थ्रू ये रीजन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से भी लिंक्ड हो जाता है पेट्रो डॉलर के थ्रू। यानी जो भी ऑयल एक्सपोर्ट होगा वो सिर्फ डॉलर में एक्सपोर्ट होगा, यानी डॉलर के अलावा कोई भी करेंसी यूज नहीं की जाएगी। इसी फेज में पेट्रो डॉलर भी स्टेबलाइज होता है, यानी कि डॉलर की भी पूरी दुनिया में अहमियत बढ़ती है। गल्फ कंट्रीज की वेल्थ सिर्फ इंटरनल डेवलपमेंट तक नहीं रहती, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। अब ये रीजन सिर्फ रिसोर्स प्रोड्यूसर नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबल करने वाला एक पिलर बन चुका है। जब ऑयल ग्लोबल पावर बन गया है, तो ये सिर्फ एनर्जी नहीं रहा, बल्कि ये सर्वाइवल और ग्लोबल डोमिनेंस का
टूल बन चुका है। कंट्रीज को समझ आ गया है कि जिसके पास ऑयल होगा वही ग्लोबल इकोनॉमी और मिलिट्री को कंट्रोल करेगा। आपने देखा होगा कि अमेरिका ने भी वेनेजुएला के सदर को ही उठा लिया सिर्फ वहां के ऑयल पर कंट्रोल हासिल करने के लिए। इसी वजह से ऑयल रिच रीजन्स दुनिया के सबसे सेंसिटिव जियोपॉलिटिक्स जोन बन चुके हैं। हिस्ट्री में हिटलर का ऑयल क्राइसिस एक क्लियर एग्जाम्पल है, जहां पर ऑयल की शॉर्टेज की वजह से उसकी मिलिट्री मोबिलिटी कम हो गई और उसकी आर्मी के एक्सपेंशन प्लान थे वो बने के बने ही रह गए और उसको शिकस्त हो गई। कोल्ड वार के दौरान भी अमेरिका और सोवियत यूनियन ऑयल के लिए मिडल ईस्ट और दूसरे रीजन में अपना कंट्रोल बनाते रहे। इराक वार को भी इसी लेंस से देखा जाता है, जहां पर अमेरिका ने इराक का ऑयल हासिल करने के लिए इराक में जंग करवा दी। कुवैत इन्वेजन ने भी दुनिया को हैरान किया, जहां पर रीजनल कन्फ्लिक्ट पूरी ऑयल सप्लाई को थ्रेटन कर रहा था। मिडल ईस्ट में यूएस मिलिट्री की प्रेजेंस बढ़ती रही। यूएस ने अपनी मिलिट्री बेसिस बनाना शुरू कर दी ताकि यहां पर अमेरिका का कंट्रोल रहे और किसी किस्म का मसला ना बन सके। आज के दौर में भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ दुनिया का क्रिटिकल चोक पॉइंट है, जहां पर बड़ी अमाउंट में ऑयल और गैस वगैरह ट्रेड होता है। उसको बंद करने की वजह से आप देख सकते हैं कि हर कंट्री में ऑयल की प्राइसेस कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और ऑयल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से बाकी चीज़ों की प्राइसेस भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। अब ऑयल सिर्फ एक रिसोर्स नहीं रहा बल्कि एक स्ट्रैटेजिक वेपन बन चुका है। ईरान कहता है कि अगर मुझ पर हमला किया तो मैं सारी ऑयल रिफाइनरीज को तबाह कर दूंगा। नतीजा ये होगा कि इसका नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। पूरी दुनिया में चीज़ों की प्राइसेस फिर से बढ़ जाएंगी, फिर से दुनिया पुराने दौर में चली जाएगी। आज दुनिया उस पॉइंट पर खड़ी है जहां पर ऑयल की डोमिनेंस को पहली मर्तबा चैलेंज किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इस जंग के दौरान ही आपने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग पेट्रोल को छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं बढ़ती हुई ऑयल प्राइसेस की वजह से। उसके अलावा टेस्ला जैसी कंपनीज ने भी प्रूव किया है कि आने वाले दौर में ट्रांसपोर्टेशन ऑयल की बजाय बैटरी के थ्रू भी हो सकती है। सोलर एनर्जी और विंड पावर जैसे अल्टरनेटिव्स भी यूज किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अब हर 4-5 घरों में से एक घर ने सोलर लगवाया होता है। दुनिया बहुत तेजी से सोलर की तरफ शिफ्ट हो रही है। पाकिस्तान भी इस रेस में बहुत तेजी से हिस्सा ले रहा है। पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर है सबसे ज्यादा सोलर लगवाने वाली कंट्रीज में। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज ने भी पूरी दुनिया को फोर्स किया है कि वो कोयले और ऑयल को छोड़कर अल्टरनेटिव्स फाइंड करें, क्लीन एनर्जी सोर्सेज फाइंड करें। चाइना और दूसरी कंट्रीज भी इस रेस में बहुत तेजी से हिस्सा ले रही हैं। चाइना पूरी दुनिया में 70% बैटरीज बनाता है। उसके अलावा सऊदी अरब और दूसरे गल्फ रीजन्स भी पेट्रोल की डिपेंडेंसी को छोड़कर अपनी कंट्रीज को टेक की तरफ और टूरिज्म की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं। उनको पता है कि ऑयल की डिपेंडेंसी आने वाले दौर में उतनी नहीं रहेगी, इसलिए वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट कर रहे हैं। आने वाली वार्स अब ऑयल पर नहीं होंगी बल्कि लिथियम और बैटरीज और दूसरे रेयर अर्थ मिनरल्स पर होंगी। आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक बात कहना शुरू हो जाता है, मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, क्योंकि ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं। आप इस चेंज को कैसे देखते हैं? क्या आने वाला दौर पहले दौर से बेहतर होगा या नहीं? कमेंट्स में बताओ। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक कर दो और इसके बारे में अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप इस एनर्जी चेंज को किस तरह से देखते हैं।